Assalamualaikum to all of you. What is popular fiction and how The Hobbit is a popular fiction novel? Let's discuss it in this video. So basically popular fiction जो है वो एक लिटरेरी वर्क्स का जॉनरा है. मोस्टली वाइड ऑडियंस इसे इंजॉय करती है बिकॉज ऑफ इट्स स्टोरी टेलिंग. यूनिक इसमें कॉम्प्लेक्स किस्म की थीम्स होती हैं, ट्विस्टेड प्लॉट होता है, मिस्ट्री होती है और किस तरह से सम हाउ चीज़ें रिलेट हो जाती हैं, यानी इंगेज कर के रखती हैं ऑडियंस को एट द एंड ऑफ द स्टोरी तक. इसके अंदर ओपन एंडिंग नहीं होती, यानी कि हमें खुद से नहीं, इसमें आपको ज़रूर एक एंडिंग मिलती है जिससे आप सेटिस्फाई हो जाते हैं. एंड इसी तरह से इसमें प्लॉट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ट्विस्टेड सा बनाया जाता है ताकि रीडर्स के लिए वो मिस्ट्रिकल हो. एट द सेम टाइम इसमें ये भी होता है कि कैरेक्टर्स जो हैं वो स्टोरी को लेकर चलते हैं, ना कि स्टोरी कैरेक्टर्स को लेकर चलती है, यानी कैरेक्टर्स यहाँ पे ज़्यादा एम्फसाइज्ड होते हैं. सो बेसिकली द हॉबिट बाय J.R.R. टॉलकिन इज़ कंसीडर्ड अ पॉपुलर फिक्शन नॉवल फॉर सेवरल रीजंस. तो अभी हम वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो द हॉबिट है वो भी एक पॉपुलर फिक्शन का ही नॉवल है. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर पॉइंट नंबर 1. सो पॉइंट नंबर 1 हमारे पास है इंगेजिंग नरेटिव स्टाइल, यानी कि इसकी जो नरेशन है, जो स्टोरी टेलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग है, यानी कि कनेक्ट करके रखती है रीडर्स को. सो टॉलकिन स्टोरी टेलिंग इज़ इम्प्रेसिव, इज़ इमर्सिव एंड एक्सेसिबल, यानी कि सबको समझ में आ जाती है. ही वीव्स अ कैप्टिवेटिंग टेल विद अ क्लियर नैरेटिव दैट अपील्स टू अ वाइड ऑडियंस फ्रॉम यंग रीडर्स टू एडल्ट्स. यानी कि ही वीव्स यानी कि कहीं ना कहीं वो एक स्टोरी बनाते हैं, ऐसी कैप्टिवेटिंग टेल जो कि लोगों को अट्रैक्ट कर लेती है क्लियर नैरेटिव के साथ. यानी आपको फाइंड आउट नहीं करना पड़ता कि इसमें क्या होने वाला है, मतलब लाइक क्लियर नैरेटिव है, आपको पता है कि अब ये सब होगा और इस तरह से होगा. दैट अपील्स टू अ वाइड ऑडियंस, यानी कि जो बहुत ज़्यादा ऑडियंस के लिए ही अपीलिंग है, यानी कि ये नहीं कि सिर्फ यंग्स के लिए या फिर सिर्फ एडल्ट्स के लिए. ये बच्चे अगर इंजॉय करेंगे तो बड़े भी इंजॉय करेंगे. अब एग्जांपल्स ले लेते हैं नॉवल में से कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें समझ आता है कि किस तरह से स्टोरी ने हमें अपने साथ इंगेज रखा. सो द वेरी ओपनिंग सीन with Gandalf's unexpected visit to Bilbo's home sets the stage for an intriguing जर्नी. यानी कि जब गंडाल्फ आया था बिल्बो के घर पे और उसे कह रहा था कि हमारे साथ चलो इस एडवेंचर के ऊपर, तो वो एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड विज़िट था क्योंकि इसको नहीं पता था कि वो आएंगे और मुझे ये सब बोलेंगे. तो जब कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज होता है कि मैं हाँ करूँ या ना करूँ, इससे हमें एटलीस्ट ये ज़रूर पता चलता है कि हाँ जी आगे कुछ एडवेंचर्स होने वाले हैं. तो हम इस स्टोरी से फिर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं कि ओहो अब देखते हैं कि बिल्बो कैसे सब करेगा, क्योंकि बिल्बो की नेचर उस टाइम इस तरह की नहीं होती. देन नीचे हाँ सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि बिल्बोज इनकाउंटर्स विद ट्रॉल्स, गॉब्लिन्स एंड गोलम. यानी ये सारे जो पॉइंट्स हैं, एक इनके सारे एडवेंचर्स के अंदर जितनी हर्डल्स आई थी इन लोगों को. एंड एक्साइटमेंट एंड सस्पेंस टू द नैरेटिव कीपिंग रीडर्स हुक्ड, यानी कि बिल्बो के जितने इनकाउंटर्स हैं हर हर्डल के साथ किस तरह से एक्साइटमेंट और सस्पेंस क्रिएट करता है, सब चीज़ें ये सारी मिलके, और ये सब चीज़ें रीडर्स को बिल्कुल अपने साथ जोड़ के रखती हैं, यानी वो कनेक्टेड रहते हैं, हुक्ड रहते हैं. नंबर 2 पे चलते हैं. सेकंड है हमारे पास जी यूनिवर्सल थीम्स, और द नॉवल एक्सप्लोर्स यूनिवर्सल थीम्स सच एज़ हीरोइज़म, एडवेंचर, फ्रेंडशिप एंड द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी. यानी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी थीम्स हैं जो कि इसके साथ हमें पोर्ट्रे करती हुई इस नॉवल में दिखी हैं. हीरोइज़म, एडवेंचर, फ्रेंडशिप, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, यानी बिल्बो खुद से किस तरह अपनी सेल्फ डिस्कवरी करता है कि पहले वो क्या था और फिर वो क्या बन गया. सिमिलरली दीज थीम्स रेजोनेट विद रीडर्स अक्रॉस डिफरेंट एजेस एंड बैकग्राउंड. सेम वही बात होगी कि ये थीम्स जो हैं वो अगर बच्चे इसमें से फ्रेंडशिप को रिलेट कर रहे हैं तो बड़े जो हैं वो एडवेंचर पसंद कर रहे होंगे. इसी तरह से मतलब लाइक सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट है, बट इतनी ज़्यादा थीम्स हैं कि वो इतनी ज़्यादा वाइड ऑडियंस को वो इसीलिए इंगेज रखती है अपने साथ ये नॉवल. फिर हमारे पास पॉइंट है, अगर हम एग्जांपल लेना चाहें नॉवल में से, तो बिल्बोज रिलेक्टेंट डिपार्चर फ्रॉम द शायर एंड हिज सब्सिक्वेंट ग्रोथ थ्रू आउट द एडवेंचर रेजोनेट विद द सेम थीम, विद द थीम ऑफ सेल्फ डिस्कवरी. यही जो मैंने आपको बात बताई कि जब वो अपने घर से जा रहा होता है उस टाइम वो नहीं चाह रहा होता कि वो जाए, मतलब वो नाना ही कर रहा होता है, इनसाइड वो कहीं बहुत डीप डाउन
हिमसेल्फ वो चाहता होता है कि हाँ जी एडवेंचर कर लेना चाहिए, बट वो इस तरह का नेचर ही नहीं होती उसकी, तो वो कहता है कि मैंने नहीं जाना, बट फिर भी वो चला जाता है। और फिर किस तरह से उसकी ग्रोथ हमें पॉइंट बाय पॉइंट नज़र आती है पूरे नावल में, पूरे एडवेंचर में। तो ये हमें सेल्फ डिस्कवरी की थीम पता चलती है यहाँ से कि हाँ जी किस तरह से उसने अपने आप को ही डिस्कवर किया। सिमिलरली नीचे डवार्फ्स और बिल्बोस की फ्रेंडशिप किस तरह से आपस में रिलेट होती है। थॉरिन जो हमारे पास होता है वो अपना होमलैंड जो है वो फ्री करवाना चाहता होता है स्मग से, तो हाईलाइट्स द यूनिवर्सल थीम ऑफ कंपेनियनशिप। अब ये सब चीज़ें हमें ये बताती हैं कि ओवरऑल किस तरह से इतने सारे डिफरेंट कैटेगरीज के लोग मिलकर कंपेनियनशिप यानी कि एक दूसरे के साथ बॉन्ड जो उनका होता है, ये किस तरह से वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह से वो एक रिलेशनशिप शो कर रहे हैं कि हम एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं चाहे हम डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ हों। तो ये इस तरह की दो एग्जांपल्स हमने कंपेनियनशिप की ले ली और सेल्फ डिस्कवरी की ले ली। इसी तरह बहुत ज़्यादा हीरोइज़म की थीम पे भी हम वीडियो बना चुके हैं। जब एडवेंचर है, ओवरऑल फ्रेंडशिप है, तो ये सब चीज़ें इस तरह की थीम्स यूज़ हुई हैं जो कि वाइडर ऑडियंस के लिए अट्रैक्टिव हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास है जी फैंटेसी एलिमेंट का, और ये इवन दो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हम पॉपुलर फिक्शन की बात करते हैं फैंटेसी माइंड में सबसे पहले आती है, मेरे तो आती है, आपका नहीं पता, बट होप्स हो कि आप भी इसको कंसीडर ज़रूर करते होंगे एज अ फैंटेसी नॉवल, क्योंकि फैंटेसी है, इसके अंदर रियलिटी तो नहीं है इस तरह की। सो द हॉबिट इंट्रोड्यूसेस रीडर्स टू अ रिचली इमेजिन्ड वर्ल्ड कंप्लीट विद मैजिकल क्रिएचर्स, एपिक लैंडस्केप्स एंड फैंटास्टिकल एडवेंचर्स। यानी कि इस नावल में हमें बिल्कुल थ्रू आउट द नावल बहुत ही ज़्यादा इमेजिन्ड वर्ल्ड है, यानी कि एक बिल्कुल वर्ल्ड इन इमेजिनेशन है, यानी रियलिटी में वो नहीं है, बट हमें जैसे हॉबिट्स हैं वो नीचे कहाँ रहते हैं, किस होल में रहते हैं, और किस तरह से हमारे पास ड्रैगन का कैरेक्टर है। इस मैजिकल क्रिएचर्स का यही मतलब हुआ, जैसे गॉब्लिन्स हैं, ट्रॉल्स हैं, इवन एपिक लैंडस्केप, यानी किस किस तरह की लैंडस्केप, वो जो माउंटेन वाली सारी लैंडस्केप वाला सीन है। इसी तरह से हमारे पास एडवेंचर्स जो हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। तो ये जो चीज़ें हैं ये रीडर को क्या कर देती हैं, एस्केप कर देती हैं उनकी रियलिटी से, यानी दिस एस्केपिसिज्म इनटू अ डिफरेंट ड्रीम कंट्रीब्यूट टू इट्स पॉपुलैरिटी। तो इसी वजह से भी ये नावल बहुत ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है, जब से ये पब्लिश हुआ है टिल डेट अभी तक। सो द इंट्रोडक्शन, अभी हम इसकी अगर हम एग्जांपल ले लें नावल में से, सो द इंट्रोडक्शन ऑफ द फैंटास्टिकल वर्ल्ड ऑफ मिडल अर्थ कंप्लीट विद हॉबिट्स, ड्वार्फ्स, एल्व्स एंड ड्रैगन इमर्सेस रीडर्स इन अ कैप्टिवेटिंग एंड मैजिकल सेटिंग। ये जो मैंने आपको बताया कि वो जो मिडल अर्थ में किस तरह से सब लोग रह रहे हैं, हॉबिट्स रह रहे हैं, ड्वार्फ्स हैं, एल्व्स का कैरेक्टर है, ड्रैगन्स हैं, ये सारा जो है वो प्रॉपर हमें मैजिकल सेटिंग देती हैं, जैसे वो वन रिंग वाला सीन भी है। एंड देन हमारे पास सेकंड पॉइंट है कि बिल्बोज इनकाउंटर विद अ Dragon Smug in the Lonely Mountain is a standout fantasy element that adds a sense of epic scale to the story. अब ये वाला भी जो पूरा इंट्रैक्शन है बिल्बो का उस ड्रैगन के साथ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और फैंटास्टिकल एलिमेंट है इस नावल का। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 है कैरेक्टर डेवलपमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि कैरेक्टर्स जो हैं वो स्टोरी को लेके चलते हैं, ना कि स्टोरी कैरेक्टर्स को लेके चलती है। सो कैरेक्टर्स यानी एम्फसाइज्ड है, इसीलिए कैरेक्टर की डेवलपमेंट भी हमें दिखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वो जैसा बंदा स्टोरी के पहले पेज पे था वैसा ही एंड पे भी है, नहीं, यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी। सो लेट्स सी कि कैसे हुई है। द कैरेक्टर्स स्पेशली बिल्बो बैगिंस अंडरगोज सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट थ्रू आउट द स्टोरी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Readers can relate to Bilbo's journey from a hesitant homebody to a brave adventurer, adding depth to the narrative. Okay, so जो रीडर्स हैं वो भी इंगेज रहते हैं इस चीज़ से। किस तरह से इंगेज रहते हैं, बिकॉज कभी कभी हम खुद से भी रिलेट कर लेते हैं। हम कभी अगर किसी चीज़ में हम लोग करेजियस नहीं हैं तो हमेशा हमें सब यही कहते हैं कि आप उस चीज़ को फेस करें। जब आप फेस करते हैं तो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। तो यही चीज़ हमें बिल्बो के भी कैरेक्टर में मिली कि जब वो हेजिडेंट होमबडी होता है, यानी क्वाइट लवर होता है और बस अपने घर में रहना चाहता होता है, तो वो वहीं रह रहा होता है। बट जब उसके सर पे पड़ जाती है, जब वो एक्सेप्ट कर लेता है एडवेंचर को, तो किस तरह से उसकी ग्रोथ होती है वो हमें सारी की सारी इंगेज रखती है रीडर्स को इस नावल से। देन हमारे पास इसकी एग्जांपल भी यही है सबसे पहले कि बिल्बोज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ रिलक्टेंट हॉबिट टू अ क्रेजियस एडवेंचरर इज एविडेंट इन सीन्स सच एज हिज डिसीजन टू कन्फ्रंट द स्पाइडर्स इन मिल्कवुड। तो ये भी है कि जब स्पाइडर्स से इन्होंने लड़ना होता है वहाँ पे भी जो ये डिसीजन लेता है, वो सारी एग्जांपल यही है कि बिल्बो अब ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, यानी कि अब बिल्बो बिल्कुल डरपोक होकर नहीं सोच रहा। सेकंड पॉइंट हमारे पास है थॉरिन ओकनशील्ड का, इनका कैरेक्टर। From a proud dwarf prince to a leader who recognized Bilbo's worth showcases significant development. अब थोरिन जो है वो हमारे पास लीडर है ड्वार्फ्स का,
तो ये जो है बिल्बो की अहमियत समझ लेता है कि यानी ये जो बंदा है वो हमें कहीं ना कहीं बचा लेगा, उस पर पूरा अपना ट्रस्ट शो करता है और उसकी डेवलपमेंट को भी एक्सेप्ट करता है। फिफ्थ एलिमेंट हमारे पास है जी टाइमलेस अपील। द हॉबिट हैज़ मेंटेन्ड इट्स पॉपुलैरिटी सिंस इट्स पब्लिकेशन इन 1937, यानी 1937 में ये पब्लिश हुआ, बट स्टिल टिल डेट अभी तक वो ये बहुत फेमस है, पॉपुलर है। इट्स टाइमलेस नेचर इज़ एविडेंट इन इट्स कंटिन्यूड रेलिवेंस एंड एबिलिटी टू कैप्चर द इमेजिनेशंस ऑफ न्यू जनरेशंस ऑफ द रीडर्स। अच्छा, तो इसमें ये बता ये रहे हैं कि ये टाइमलेस नेचर इसकी किस तरह से है कि ये बेशक उस टाइम में पब्लिश हुआ, बट टिल डेट जितने भी लोग हैं, न्यू जनरेशन है, वो भी इस इमेजिनेशन से, जिस तरह का वर्ल्ड यहाँ क्रिएट किया गया है, दिखाया गया है, बड़ा इंगेजिंग है रीडर्स के लिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल द टाइमलेस अपील इज एविडेंट इन बिल्बोज आइकॉनिक रिडल गेम विद गोलम, अ सीन दैट कंटिन्यूज टू कैप्टिवेट रीडर्स ऑफ ऑल एजेस। जब वो रिडल गेम कर रहे होते हैं तो अब बच्चा चाहे बहुत पुराना 90s का हो या 20s का हो या 21st सेंचुरी का हो, रिडल्स तो सबको पसंद है। तो यानी हर एज के लिए, हर एज ग्रुप के लिए या हर टाइम लैप्स के लिए ये चीज़ जो है, मतलब ये बहुत ही रिलेटेड सीन है, रिलेटेबल सीन है, सॉरी। And then the thematic emphasis on heroism, friendship and the allure of the unknown contributes to the enduring resonance of the novel. बेसिकली कि जिस तरह से हीरोइज़म, फ्रेंडशिप और जिस तरह से एक अननोन, एक एडवेंचर सा है पूरे नावल के अंदर, ये सारी चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को, हर एज के बंदे के लिए ये इंटरेस्टिंग भी है, अट्रैक्टिंग भी है, और मतलब हर जो बंदा है वो उससे रिलेट भी कर सकता है, उससे पसंद भी आएंगी। इसी वजह से इसको हम टाइमलेस अपील कहते हैं। और पॉपुलर फिक्शन का भी ये बड़ा मेन एलिमेंट है कि वो हर एज ग्रुप के लिए, हर टाइम लैप्स के लिए ही सेम पॉपुलर है। ये नहीं कि बस इस टाइम पे फेमस था, बाद में लोगों ने पसंद करना छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। 6 पॉइंट हमारे पास है एक्सेसिबल लैंग्वेज का, यानी ऐसी लैंग्वेज जो सबके लिए एक्सेसिबल हो, उन्हें समझ में आ जाए। सो टॉलकिन्स राइटिंग स्टाइल विच रिच वाइल रिच एंड डिस्क्रिप्टिव रिमेन्स एक्सेसिबल, यानी बेशक वो बड़ा रिच कॉम्प्लेक्स किस्म का हो, बेशक वो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव हो, यानी हर चीज़ को छोटे छोटे को बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया हो, बट फिर भी एक्सेसिबल है, यानी फिर भी लोगों को समझ में आ रहा है। द नॉवल इज़ नॉट बर्डनड विद कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, यानी ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ नहीं हुई हुई कि लोगों को बिल्कुल समझ ही ना आए, मेकिंग इट इंजॉयबल फॉर अ ब्रॉड रीडरशिप। इसीलिए ज़्यादा लोग इसको पढ़ते हैं, यानी जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं भी है, उन्हें भी समझ आ जाएगी, तो उनको भी फिर बहुत अच्छा लगेगा और वो इन्जॉय करेंगे इस पूरे एडवेंचर को। टॉलकिन्स यूज़ ऑफ एक्सेसिबल लैंग्वेज इज़ एविडेंट इन द स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डिस्क्रिप्टिव प्रोज, यानी किस तरह से प्रोज राइटिंग हुई हुई है, मेकिंग द नॉवल ईजी फॉर रीडर्स टू एंगेज विद, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। द विटी एंड रिलेटेबल डायलॉग सच एज बिल्बोज बैंटर विद द ड्वार्फ्स ड्यूरिंग देयर जर्नी एड्स टू द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि ये जो पूरी कन्वर्सेशन है इतनी ईजी टू अंडरस्टैंड है कि हर किसी को समझ में आ रही है, हर कोई रिलेट कर रहा है। इसी तरह से बिल्बो का जो पूरा ड्रैगन के साथ इनकाउंटर है, वो भी बड़ा इसमें हम एग्जाम्पल में कोट कर सकते हैं। नंबर 7 पे हमारे पास है जी क्रॉस जनरेशनल सक्सेस। ये वही कहीं ना कहीं बात है जो आगे हम कंटिन्यू करें कि हर एज ग्रुप के लिए या हर टाइम लैप्स के लिए ये नावल कैसे इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। लेट्स डिस्कस। द हॉबिट हैज़ अचीव्ड क्रॉस जनरेशनल सक्सेस। ऑब्वियसली रीडर्स वो इन्जॉय इट इन देयर यूथ, ऑफन रीविजिट द नावल लेटर इन लाइफ, यानी किसी ने अगर बचपन में पढ़ा या अपनी यूथ टाइम में पढ़ा, वो बड़ा होके भी पढ़ेगा, यानी जब वो एडल्ट हो जाएगा। एंड दे मे शेयर इट विद देयर चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन। और ये ऐसा नावल है जो हम लोग अपने चिल्ड्रंस को भी रेफ़र करेंगे और ग्रैंड चिल्ड्रन को भी रेफ़र कर सकते हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स एंड्योरिंग पॉपुलैरिटी। क्योंकि हमें पता है कि ये ऐसा नावल है कि हर एज ग्रुप को ये बहुत ही कैप्टिवेटिंग लगेगा। कोई ये नहीं हमें बोलेगा कि यार ये तो पुराने ज़माने का लिखा हुआ है, हमें नहीं समझ आया। मतलब ये इतना अच्छा है कि सबको अच्छा लगेगा। सीन्स लाइक बिल्बोज क्लेवर नेगोशिएशन विद स्मग एंड his unexpected role in the Battle of the Five Armies provide moments that appeal to a wide range of readers. Battle of the Five Armies बेसिकली ये बुक नंबर 3 है, बट अगर हम बुक नंबर 1 से ही रिलेट करें तो जो उसके साथ बिल्बो का इनकाउंटर है स्मग के साथ, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ड्रैगन के साथ, ये बड़ा आइकॉनिक सा सीन है, बड़ा फेमस सीन है इस नावल का। पूरा जो कन्वर्सेशन हुई उनकी और किस तरह से उसको बिल्बो जो है वो बार बार मना ही करे जा रहा होता है। मतलब क्लेवर नेगोशिएशन, यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई जी वो बिल्बो ने किसी सादे से तरीके से कर दिया, नहीं, बहुत चालाकी से, अक्लमंदी से ये सारा काम हुआ था।
और द नॉवल्स एबिलिटी टू इंस्पायर मल्टीपल जनरेशन इज़ एविडेंट इन द शेयर्ड इंजॉयमेंट ऑफ सीन्स लाइक बिल्बोज एस्केप फ्रॉम द गॉबलिन टनल्स। अच्छा, जिस तरह से सीन है कि बिल्बो किस तरह से गॉबलिन की टनल से निकल के भाग जाता है या फिर स्केप ले लेता है, ये सारे सीन जो हैं कहीं ना कहीं हर किसी को ये इंगेज करके रखते हैं। यानी अभी मैंने पढ़ लिया तो मेरे बच्चे भी पढ़ेंगे और उनके भी बच्चे पढ़ सकते हैं और उन्हें भी उतना ही मज़ा आएगा जितना हमें आया, शायद उनको ज़्यादा मज़ा भी आ जाए। तो ये इसका क्रॉस जनरेशनल सक्सेस है। ये सारे मेन हमारे 7 पॉइंट्स थे और एट द एंड इन कंक्लूजन हम सारे ही थी पॉइंट्स को मेंशन करके कह सकते हैं लाइक द हॉबिट इज़ अ पॉपुलर फिक्शन नॉवल ड्यू टू इट्स एंगेजिंग नैरेटिव स्टाइल, यूनिवर्सल थीम्स, फैंटेसी एलिमेंट्स, कैरेक्टर डेवलपमेंट, टाइमलेस अपील, एक्सेसिबल लैंग्वेज, क्रॉस जनरेशनल सक्सेस एंड कल्चरल इम्पैक्ट। कल्चरल इम्पैक्ट भी यही है कि कहीं ना कहीं इसमें हमें कल्चर भी दिखाया गया है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।